कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। वीर के सामने आई परिधि की वो मजबूरी बिना उसके बयां किए, जिसके बाद वीर ने उठाई परिधि की कुछ निजी जरूरतों का भार। इधर आर्यमन के रूमानी अंदाज को बिगाड़ दिया जागृति की एक इच्छा ने, जो उसने आर्यमन के सामने रखी। क्या कहा होगा ऐसा जागृति ने आर्यमन से, और क्या मजबूरी है परिधि की, आइए जानते हैं कहानी के इस भाग में। परिधि ने हाँ में सर हिलाया और वीर को जवाब दिया, जी। जिसके बाद अब परिधि ने हड़बड़ी में डॉक्टर को कॉल लगाया। इधर से परिधि की मॉम के डॉक्टर ने कॉल उठाया तो परिधि ने बेसब्री से सवाल जवाब शुरू कर दिए। डॉक्टर साहब, मेरी मॉम कैसी है? डॉक्टर ने परिधि की आवाज पहचानते हुए कहा, मिस परिधि। परिधि ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। जी डॉक्टर, मैं परिधि। परिधि का इंट्रोडक्शन पाते ही अब डॉक्टर ने परिधि से बोलना शुरू किया। मिस परिधि, कब से मेरी असिस्टेंट आपको कॉल करने की कोशिश कर रही थी आपकी मॉम की हेल्थ और ट्रीटमेंट के सिलसिले में, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। लगता है अपनी मॉम की कंडीशन पता होने के बाद भी आपको उनकी कोई परवाह नहीं है। परिधि ने डॉक्टर से पूछा, कैसी है मेरी मॉम और उनके ट्रीटमेंट का क्या हुआ? डॉक्टर ने परिधि से बेरुखी में जवाब देते हुए कहा, इसी सिलसिले में आपको कॉल किया था। मेरे पास हॉस्पिटल के अकाउंट से कॉल आया था। आपकी पेमेंट्स होल्ड हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हम लोग ट्रीटमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते। पिछले 24 घंटे में आपको 20 बार कॉल किया जा चुका है। आप प्लीज जल्द से जल्द फाइनेंस क्लियर करवा दीजिए ताकि ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। इस वीक मुझे एक केस की सर्जरी के लिए इंडिया से बाहर जाना है। अगर उससे पहले ये सब नहीं हो पाया तो आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू कि मुझे आपकी मॉम का केस क्विट करना होगा। डॉक्टर की यह धमकी भरी बात सुनने के बाद परिधि इस समय टूट चुकी थी। उसे अंदाजा तो था कि काम पूरा ना होने पर उसके सामने ये परेशानी खड़ी हो सकती है, जो कि ऑलरेडी हो चुकी थी। परिधि ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आप प्लीज ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवा दीजिए, मैं कुछ करती हूँ। इधर से डॉक्टर ने परिधि को जवाब दिया, मिस परिधि, बीइंग अ डॉक्टर मेरी कुछ लिमिटेशंस है। मैं जितनी हेल्प आपकी कर सकता था उतना मैं कर रहा हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे हाथ में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। परिधि कुछ कह पाती उससे पहले ही डॉक्टर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। परिधि और डॉक्टर के बीच की ये बातें उसकी बगल में खड़े हुए वीर ने भी सुनी। शायद इसके बाद अब उसे और किसी सफाई की जरूरत नहीं थी। वीर ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए परिधि के हाथ से उसका फोन लिया और परिधि की चिन को अपनी 2 उंगलियों के बीच सख्ती से थामते हुए कहा, तुम्हारी कोई भी मजबूरी मेरे दिल में तुम्हारे लिए नरमी पैदा नहीं कर सकती। इतना कहते हुए वीर परिधि के रूम से बाहर निकला और उसने डोर को बंद किया और सुमित्रा जी की तरफ उसने कदम बढ़ाए। वीर ने सुमित्रा जी से कहा, उसे ब्रेकफास्ट करवा दीजिए। वीर इससे पहले आगे बढ़ पाता, सुमित्रा जी ने वीर को पीछे से टोकते हुए कहा, सर, वो परिधि मैडम के लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम करना है। सुबह तो मैंने उन्हें अपने कपड़े दे दिए थे। वीर ने पलटते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं देखता हूं। इतना कहते ही वीर वहां से तेज कदमों से निकल गया था। वीर अपनी कार में आकर बैठा और उसने उस डॉक्टर के नंबर को एक शख्स को भेजा और उसे ऑर्डर दिया, इस डॉक्टर का पता लगाओ कि ये कौन से हॉस्पिटल में काम करता है। मुझे इनके एक पेशेंट की पूरी डिटेल्स चाहिए। सामने से बात कर रहे शख्स ने वीर से पूछा, सर, उठवाना है क्या इस डॉक्टर को? वीर ने दांत बींचते हुए उस शख्स से कहा, उठाए बिना किसी के बारे में पता नहीं लगा सकते क्या? मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए, बिना इसको पता चले, समझे? सामने से बात कर रहे शख्स ने अब ओके सर कहा और फोन रख दिया। अब वीर की कार वहां से परिधि के घर के लिए निकल चुकी थी। वीर वहां से परिधि के कपड़े लेकर वहां से वापस परिधि के पास जाना चाहता था। वीर परिधि को कम से कम तब तक कैद रखने वाला था जब तक वो निवान के केस में निर्मय के अगेंस्ट गवाह बनने के लिए मान नहीं जाती। परिधि ने अब तक जितने पैसे निर्मय से लिए थे वो भी उनके बीच हुई डील का एक प्रूफ बनने वाला था, जिसके लिए परिधि ही कंफर्म कर सकती थी कि उसने निर्मय मेहरा से पेमेंट किस मोड में ली थी। वीर की कार वहां से परिधि के घर के बाहर आकर रुकी। उसने जाकर परिधि के घर का डोर उसके घर की चाबी से खोला। इस समय भी वो 2 कॉफी के कप वहीं के वहीं टेबल पर ज्यों का त्यों रखे थे। वीर को याद आया उस रात वीर और परिधि दोनों ने मिलकर साथ में दोनों के लिए कॉफी बनाई थी। बाहर तेजी से बरस रही बारिश ने परिधि और वीर के बीच जैसे नजदीकियां प्लान की थी। वीर और परिधि के बीच का आकर्षण दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आ गया था। वीर ने हाथ बढ़ाते हुए उस सोफे को छुआ जिस पर वीर ने परिधि को किस किया था। वीर को याद आई ये पल उसके पांव की बेड़ियां बनने लगे। उसने अपने दिमाग को झटक कर वहां से अपने कदम परिधि के घर के अंदर बढ़ा दिए।
वीर ने परिधि के घर में तलाश करते हुए उसकी स्टोरेज में से एक खाली लगेज बैग को निकाला और वहां से उसे लिए हुए वो परिधि के बेडरूम में आ चुका था। वीर ने परिधि के वार्डरोब को खोला और उसमें रखे कपड़ों को जल्दी जल्दी में उस लगेज बैग में भरना शुरू कर दिया। वीर ने कोई खास ध्यान नहीं दिया कि वो कौन से कपड़े रख रहा है और कौन से नहीं। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। लगेज बैग को लगभग भरने के बाद वीर ने परिधि के वार्डरोब में लगे ड्रॉर को खोला तो उसकी नजर उस ड्रॉर में रखे परिधि के इनर वियर्स पर गई। वीर ने कुछ सोचते हुए अब उन्हें भी जल्दी से लगेज बैग में रख लिया था। वीर ने अपने आप से सवाल किया, मैं ये सब क्या कर रहा हूं, लेकिन किसी और को भी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता। इतना कहते हुए वीर ने अपनी आंखों को रोल किया और अब उसने लगेज बैग से कपड़े ठूसना जारी रखा। वीर ने एक चैन की सांस ली। कपड़े ठूसने के बाद वीर चलने को ही था कि उसकी नजर वहां परिधि के बेड से लगे उसके नाइट स्टैंड पर रखी हुई तस्वीर पर पड़ी। वीर ने उसे उठाकर देखा तो वो परिधि और उसकी मॉम की फोटो थी। वीर ने बिना कुछ सोचे समझे इस फोटो को भी अपने साथ रख लिया। वीर अब परिधि के घर से बाहर आ चुका था। वीर ने उस लगेज बैग को अपनी कार की डिग्गी में रखा और अब एक बार फिर से वीर की कार वहां से सीधे अपने विला की तरफ बढ़ चुकी थी। वीर आज परिधि के सामने एक डील रखने वाला था जो उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती थी। आर्यमन की तरह वीर का भी पूरा फोकस इस समय सिर्फ और सिर्फ निवान के कस्टडी केस को जीतने के ऊपर फोकस था। वीर ने कार ड्राइव करते हुए अपने आप से कहा, परिधि अब तुम आई हो सही हाथों में। तुम ही वो रास्ता बनोगी जो निर्मय को शिकस्त देने में काम आएगा। इधर लगभग 9 बजे आर्यमन सोकर उठा तो उसे एहसास हुआ कि सूरज सर पर चढ़ चुका है। आर्यमन ने अपने कदम अभी बेड से नीचे रखे ही थे कि अपनी पीठ में उसने तेज दर्द महसूस किया। आर्यमन ने खड़े होते हुए अपनी पीठ को सीधा किया, लेकिन कल रात चेयर पर घंटों बैठे रहने की वजह से उसकी पीठ अकड़ चुकी थी। आर्यमन की नजरें रूम में जागृति को ढूंढ रही थी। फिर उसे याद आया कि कल रात जागृति का भाई सुयश भी उसके घर में ही रुका हुआ था। आर्यमन ने जल्दी में अपने कदम वहां से नीचे हॉल की तरफ बढ़ाए, सुयश से मिलने की उम्मीद में। जागृति की नजर जब सामने से सीढ़ियां उतरते हुए आर्यमन पर पड़ी तो जागृति ने आर्यमन को देखकर स्माइल की। जागृति के उस फूल की तरह खिले हुए चेहरे को जब उसने मुस्कुराते हुए देखा तो आर्यमन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ चुकी थी। आर्यमन के कदमों की चाल अब और भी तेज हो चुकी थी। आर्यमन ने हॉल में इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसे वहां कोई नजर नहीं आया। इस पल का फायदा उठाते ही आर्यमन ने जागृति को अपनी बाहों में समेट लिया। सुबह सुबह आर्यमन के इस रुमानी अंदाज को देखकर जागृति ने आर्यमन से कहा, आर्यमन हम लोग हॉल में खड़े हैं, कोई देख लेगा। आर्यमन ने जागृति के गाल पर किस करते हुए कहा, तो देख लेने दो। जागृति के अगले सेंटेंस ने आर्यमन को चौकन्ना कर दिया। अरे आकृति, इतना ही कहा था जागृति ने कि आर्यमन ने फौरन जागृति से दूरी बना ली। आर्यमन ने पलटकर देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि जागृति ने अभी अभी उसके साथ मजाक किया है। आर्यमन ने भी जागृति की कलाई को अपने हाथ में थामते हुए कहा, डोंट वरी जागृति, आज मैं घर पर ही हूं, बहुत टाइम है मेरे पास तुम्हारी खबर लेने का। बाय द वे सुयश कहाँ है? जागृति ने आर्यमन से अपनी कलाई छुड़ाते हुए उससे नजरें बचाते हुए जवाब दिया, सुयश को सुबह जल्दी जाना था तो वो आपसे बिना मिले ही निकल गया। आर्यमन ने जागृति से शिकायत करते हुए कहा, तो तुम मुझे उठा नहीं सकती थी क्या जागृति? जागृति ने जवाब दिया, नहीं, आप कल रात काफी लेट सोए थे तो बस इसीलिए नहीं उठाया मैंने आपको। आर्यमन ने भी में जवाब दिया और अब फ्रेश होने के लिए वो वहां से वापस रूम की तरफ बढ़ रहा था कि जागृति ने बड़े ही प्यार से आर्यमन को आवाज लगाई, सुनिए। जागृति के मुंह से सुनिए वर्ड सुनते के साथ ही आर्यमन के कदम वहीं के वहीं रुक गए। आर्यमन पलटा और उसने मुस्कुराते हुए जागृति से पूछा, कहिए। आर्यमन के अपनी और एक बार फिर वापस आने पर जागृति ने संकुचाते हुए कहा, वो आर्यमन, मैं चाहती थी। आर्यमन ने जागृति के दोनों कंधों को अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा, बोलो जागृति, इतना सोचना क्यों पड़ रहा है तुम्हें? बोलो, क्या बोलना चाहती हो तुम? जागृति ने अब हिम्मत करते हुए आर्यमन से कहा, मैं बोलना चाहती थी कि क्या मैं एक बार अधिक से बात कर सकती हूँ? यह सेंटेंस जागृति ने अपने मुंह से निकाला ही था कि तभी उसकी निगाहें आर्यमन की निगाहों से मिली। अधिक का नाम सुनने के बाद आर्यमन के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलकर सख्त हो चुके थे। आर्यमन ने जागृति के कंधे पर अपने हाथ की पकड़ स्ट्रॉन्ग करते हुए कहा, जागृति, आज तो तुमने ये बोल दिया, लेकिन आज के बाद मैं अधिक का नाम इस घर में और खासकर तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता। याद रखना ये बात।
ये बोलते हुए आर्यमन ने जागृति के कंधे से अपनी पकड़ ढीली की और उसके गाल को अपने हाथ से थपथपाते हुए वो वहां से सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था। आर्यमन अभी पलटा ही था कि उसे अपने पीछे आकृति खड़ी नजर आई। आकृति ने आर्यमन के मुंह से अधिक के लिए निकली वो बातें सुन ली थी, जिसके साथ उसकी नजर जागृति के उस उदास चेहरे पर भी पड़ चुकी थी। तो क्या आकृति हो जाएगी कन्विंस अधिक की बात मानने के लिए? क्या ऑफर देने वाला है वीर परिधि को? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। आज के भाग से आपके लिए सवाल, आपको क्या लगता है कि आखिर अधिक ने क्या प्रस्ताव रखा होगा आकृति के सामने? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखकर बताइए। और हाँ, ऐसी ही दमदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कैंडिड अमन को जरूर फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा।